राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तंश ने पूरा ध्यान रखा कि अमायरा उल्टी सीधी चीज़ें ना खाए। फिर उसने उसे रूम्स में छोड़ दिया। मिनी हॉस्पिटल में चला गया जहाँ पहले से हर्ष और तनिष मौजूद थे। हर्ष और तनिष के चेहरे से बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, मगर तंश को देखते ही उन्होंने अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया। ये देखकर तंश को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह अपनी आईब्रो को ऊपर कर लेता है। एक हाथ उनकी जेब में था और एक वे एटीट्यूड से चलता हुआ उन्हीं के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। वह इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे रिपोर्ट चेक करनी है। तनिष बहुत ही चालाकी से तंश को एक रिपोर्ट छोड़कर सारी रिपोर्ट दे देता है। तंश बहुत ही सीरियस होकर अमायरा की रिपोर्ट को पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो रहे थे। वह पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उस फाइल को बंद कर देता है और किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। तनिष जानता था कि यह टेंशन में है। उसने तंश के कंधे पे हाथ रखते हुए सीरियस आवाज़ में कहा, चिंता मत करो, डिलीवरी के लिए मैंने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को हायर किया है। डॉक्टर जल्दी ही अब्रॉड से यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर एक बच्चा होता तो ज़्यादा सही था। तंश ने अपनी ठंडी नज़रों से उसे घूरते हुए आगे बोलने का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद तनिष अपने माथे को मसलते हुए थोड़ा परेशान होकर बोला, जिस तरह की उसकी हालत है यह थोड़ा मुश्किल है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सभी बच्चे हेल्दी होंगे। 50% चांस है कि बच्चों की भी जान को खतरा होगा, पर अमायरा को उससे भी ज़्यादा खतरा होगा। उसके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं करती, इसलिए मैंने पहले आयुर्वेदिक दवाओं का भी इंतज़ाम कर दिया है। तनिष काफ़ी सारी बातों को तंश को समझा रहा था, मगर तनिष ने उसे एक चीज़ नहीं बताई थी। कुछ देर तक बात करने के बाद तंश वहाँ से चला जाता है। जब वह रूम में पहुँचता है तो उसने देखा अमायरा वहाँ पर नहीं है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह पूरे रूम में अमायरा को ढूंढता है, मगर अमायरा उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब तंश बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगता है। वह जैसे ही हॉल में जाता है तभी उसे स्माइली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका चेहरा काफ़ी ठंडा हो जाता है। वह बाहर जाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाता है। स्माइली रोते हुए उसके पास आ जाती है। वह जल्दी से स्माइली को गोद में उठा लेता है और उसके आंसू पोंछते हुए इम्पेशेंट होकर पूछता है, वॉच क्या हुआ? स्माइली बहुत ज़्यादा रो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तंश उसकी पीठ को सहलाता है। थोड़ी देर में स्माइली का रोना जब कम हो जाता है तो वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए फिर से बोली, डैडी वहाँ पर मम्मा। अमायरा के जिक्र से तंश जल्दी से स्माइली को गोद में लेकर बाहर आ जाता है। उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो अमायरा कहीं नहीं नजर आई, मगर गेट के पास उसे कुछ हलचल नजर आई। वह जल्दी जाकर गेट के बाहर देखता है तो वहाँ पर निधि जमीन पर बैठी हुई थी और रो रही थी। निधि के गालों पर थप्पड़ के निशान थे और उसके माथे से भी खून बह रहा था। तंश के कुछ कार्ड्स भी वहाँ पर इकट्ठा थे। तंश को देखते हुए सब घबरा जाते हैं। वहीं निधि तो खुश हो जाती है। वह जल्दी से तंश के पैरों में पड़कर रोते हुए बोली, तंश देखो ना, इन सब गार्ड्स ने मिलकर मेरी क्या हालत कर दी है। तुम्हें इन्हें मेरे लिए सबक सिखाओ। इन्होंने मुझे धक्का देने की कोशिश की है और अभी भी मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। हम तो दोस्त हैं ना। तंश प्लीज़ मुझे बचा लो। तंश बेरहमी से उसे धक्का दे देता है और आसपास देखने लगता है। उसे अमायरा तो नज़र नहीं आ रही थी, मगर सड़क पर खून नज़र आया जो ताज़ा था। यह देखते ही उसकी आंखों में एक अलग ही हलचल होने लगी। उसने जज्बातों को काबू में करने के लिए वह अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। उसका सेंस उसे कुछ बता रहा था, मगर तंश उसे मारने को तैयार नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो अमायरा को सही सलामत रूम में छोड़ कर गया था और अब अचानक उसके साथ कुछ भी होना उसे पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सोचते हुए वहीं खड़ा था। स्माइली रोते हुए निधि की तरफ इशारा करते हुए बोली, डैडी इस आंटी ने ना मम्मा को धक्का दे दिया। मम्मा के सिर में ब्लड निकल रहा था। ये सुनते ही तंश अपनी जगह पर जम गया। उसके आसपास का माहौल बहुत ही डरावना हो गया। वह अपनी जानलेवा नज़रों से निधि को देखने लगा। निधि डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगी। फिर वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं भला किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? मेरा काम लोगों को बचाना है, बल्कि उन्हें मारना नहीं। ये बच्ची झूठ बोल रही है क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करती। स्माइली तंश की तरफ देखते हुए आगे बोली, डैडी स्माइली झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने मम्मा को धक्का दे दिया। मम्मा खून में लथपथ थी। अब तक तंश और तनिष
हर्ष और तनिष भी वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने इस्माइली की बात सुन ली और वो सब निधि को देखने लगे। निधि हर्ष को देखते ही घबरा कर उसके पास भाग जाती है और कहती है, हर्ष मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को धक्का नहीं दिया, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो, वह बच्ची झूठ बोल रही है। तनिष बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तनिष घबराते हुए बोला, इस हालत में अमारा के साथ कुछ भी होना सही नहीं है। और वह कहते हुए उसने सड़क पर पड़े खून को देखा और अंदर से घबराहट हो रही थी। तनिष अपने गार्ड्स को घूरते हुए डोमिनेटिंग और गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या तुम लोगों को मैंने सिर्फ देखने के लिए रखा है? कैप्टन आगे आते हुए घबरा कर बोला, सर हम आपको इन्फॉर्म करने जा रहे थे। उसने इतना कहा ही था कि तनिष ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। फिर उसकी कॉलर को पकड़कर अपनी नाखों से उसे घूरते हुए बोला, कब बताने वाले थे मुझे? और इस लड़की को अभी तक तुम लोगों ने बाहर क्यों नहीं फेंका? ये अभी भी यहाँ क्या कर रही थी? कैप्टन अपना सर झुका देता है, डरते हुए कहता है, प्रेसिडेंट हमने इसे विला के अंदर जाने से मना किया था और बाहर भी छोड़ दिया था, लेकिन वह ज़बरदस्ती सड़क पर बैठी हुई थी। तभी मैडम बाहर आ गई। कोई कुछ कहता उससे पहले उन्होंने मैडम को धक्का दे दिया था। जैसा स्माइली के मैडम के पास ले आ रहे थे, पर उनकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। उन्होंने भले ही ब्रेक लगा दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसने जैसे ही कहना खत्म किया, वहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। गार्ड्स डरकर एकदम पीछे हो गए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी वह सिर उठाकर हर्ष, तनिष और तंश को देख सके। निधि जमीन पर गिर गई थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वे अपने गालों पर हाथ रखकर सामने देख रही थी, क्योंकि थप्पड़ उसे हर्ष ने मारा था। निधि रोते हुए बोली, हर्ष मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हर्ष उसके बालों को जोर से पकड़ता है, गुस्से से बोलता है, तुम्हें बहुत ही आसानी से जाने दिया था ना, मगर तुम्हें ही मुसीबत में फंसना था। अब तुम यह सब चाहे शाम दाम दंड भेद कहीं क्यों ना इस्तेमाल कर लो, पर कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसकी गारंटी खुद मैं यानी मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल लेता है। इतना कहते हुए उसे छोड़ देता और कमांडोज को ऑर्डर देता है, इसे बंद कर दो जब तक हम अस्पताल से वापस नहीं आते। कमांडोज जबरदस्ती निधि को लेकर डार्क हाउस के अंदर बंद करने के लिए चले जाते हैं। तंश हर्ष को उसे घूरता है और स्माइली को उसे देते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, आप स्माइली लेकर जाइए, आप उसका हॉस्पिटल जाना सही नहीं है। इतना कहते ही वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। वह गाड़ी को अपनी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, काफ़ी स्पीड से, और उसने तनिष को भी इंतज़ार नहीं किया। तनिष जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता और वहाँ से चला जाता है। स्माइली रोते हुए बोली, डैडी नंबर 1, स्माइली को भी जाना है। हर्ष उसे शांत करते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, नहीं तुम नहीं जा सकती। अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें रोते हुए देख लेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम अच्छी बच्ची बन जाओगी तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। वहीं जय कुछ ही देर में अमायरा को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। डॉक्टर तुरंत अमायरा को इमरजेंसी रूम में ले गए। जय इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा था। उसकी वाइट शर्ट पर खून लगा हुआ था। वह घबराए हुए था और उसने बालों में अब हाथ फेरते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे ख्याल आया। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को बाहर निकाला और तंश को कॉल करने लगा, लेकिन तंश उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वह गुस्से से कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नज़र शुगर पर गई, जो कहीं जा रही थी। जय जल्दी से उसे रोकता, घबराते हुए पूछता है, शुगर तनिष कहाँ है? कोई भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। शुगर एकदम से उसे देखती है, लेकिन उसके शर्ट पर लगे खून को देखकर घबरा जाती है। उसने शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या हुआ तुम्हें? शुगर यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि अमायरा का चेकअप के बाद वह हॉस्पिटल वापस आ गई थी। जय को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बताए। उसने घबराते हुए कहा, वह अमायरा अभी की इमरजेंसी है। उसने अपनी बात की अधूरी छोड़ दी, लेकिन शुगर उसकी बात को समझ गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तंश अपनी कार को अस्पताल के बाहर खड़ी कर देता है और भागते हुए अंदर आ जाता है। जैसे ही वह इमरजेंसी रूम में पास पहुंचा, उसे देखते शुगर वहाँ खड़ी थी। फिर वह स्माइली रूम की तरफ देखने लगा, जहाँ लाइट चल रही थी। तनिष भी वहाँ पहुँच चुका था। वह खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसकी कार से अमायरा की टक्कर लगी थी। इसलिए वह अपने सिर को झुका लेता है और घबराते हुए बोलता है, आई एम सॉरी।
यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है। अगर मैं ध्यान से ड्राइव करता तो शायद। मगर तनिष्क उसे बीच में ही रोकते हुए ठंडी आवाज़ में कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निधि ने एकदम से तुम्हारी कार के सामने अमायरा को धक्का दिया था, लेकिन डॉक्टर ने कुछ कहा? डॉक्टर सिर झुकाकर परेशान होकर कहते हैं, डॉक्टर तनिष्क, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इस वक्त यह सिचुएशन है कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या फिर माँ को। तनिष्क हैरानी से पूछता है, इतनी जल्दी? डॉक्टर सैनी ने कहा, अगर पेशेंट के सिर से चोट लगी होती तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर वह गिरी थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका मिसकैरेज नहीं हुआ है, वरना 90% केस में मिसकैरेज होता है। उनकी हालत को देखते हुए हमें ऑपरेशन करना होगा और बच्चे का जन्म भी वक्त से पहले होगा, इसलिए उन्हें भी खतरा होगा। ऐसे कोई रास्ता नहीं है जिससे दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। तनिष्क गुस्से से डॉक्टर को पकड़कर बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे वह सही सलामत चाहिए, उसके लिए जो करना है वह करो। तनिष्क के गुस्से से डॉक्टर जल्दी से तनिष्क को डॉक्टर के दूर करता है। उसने डॉक्टर से पूछा, तो अब आप क्या करने वाले हैं? डॉक्टर एक पल के लिए शांत हो जाता है और तनिष्क गुस्से से पूछता है, मैंने क्या पूछा है? डॉक्टर सैनी ने कहा, सर अभी आपके ऊपर है कि आप किसे बचाना चाहते हैं, बच्चे को या माँ को। और मैं ब्लड की भी ज़रूरत है क्योंकि पेशेंट का ब्लड पहले ही बहुत बह चुका है। तनिष्क कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। उसने तनिष्क को देखा जो गुस्से से डॉक्टर को देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। 2 बार कॉल नहीं लगा, तीसरी बार उसने गुस्से से कॉल किया। इस बार किसी ने कॉल रिसीव किया तो तनिष्क गुस्से में बोला, तुम कहाँ हो? क्या तुम लोग अभी तक अब्रॉड से यहाँ तक नहीं पहुँचे हो? दूसरी तरफ से लड़की ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से क्यों हो? और वैसे भी डिलीवरी की डेट अभी भी नहीं आई है, उसमें तो अभी काफ़ी टाइम है। तनिष्क गुस्से से बोला, नहीं वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। दूसरी तरफ वाली लड़की ने हैरानी से कहा, क्या? पर अभी अभी हम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, इतनी जल्दी हम नहीं पहुंच सकते। तनिष्क ने कॉल कट कर दिया और जय को पर्सनल हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाने को कहा ताकि वह डॉक्टर को लेकर आ सके। तनिष्क ने परेशान होकर तनिष्क को तरफ देखा तो वह हैरान हो गया। डर बोला, तनिष्क कहाँ जा रहा है? यह कहते ही वह शुगर के पास गया और आसपास देखा। शुगर बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह तो जल्दी में कहीं चला गया। तनिष्क ने गुस्से से कहा, पता नहीं अब यह क्या करने वाला है। घर में भी किसी को इस बारे में नहीं पता है और ना ही सिचुएशन ऐसी है कि हम बता सकें, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शुगर थोड़ी हिचकी चाहती थी, लेकिन तनिष्क के कंधे पर हाथ रख देती है। हिचकी थोड़ा, वही तनिष्क एकदम से उसे गले लगा लेता है और शुगर तो चौंक जाती है। कुछ देर बाद निधि रो रही थी, लेकिन तनिष्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तनिष्क एक्सप्रेशनलेस भाव से अपनी कार से टेक लगाकर अपने सिर को नीचे करके सिगरेट के कश ले रहा था। कुछ ही देर पर उसके कार खड़े थे और निधि को बांधकर जबरदस्ती सड़क के पीछे ले जा रहे थे। निधि भी रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ से निधि की तरफ एक कार तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर निधि बोली, तंश तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर तंश उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। एकदम से अपनी सिगरेट को अपनी हथेली में मसलकर कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसने अपने दिल में उमड़ रहे जज्बातों को बाहर नहीं आने दिया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।